हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने और फेवरेट चैनल एडुटेप में। यहाँ पर हम FCI AG3 की तैयारी करें, जिसमें आज का हमारा जनरल साइंस का टॉपिक है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 हमने कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने न्यूटन्स के तीनों लॉज के बारे में देखा था। उसके ऊपर और कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं पार्ट नंबर 2 में देखा था। पार्ट नंबर 3 में कुछ आज नए कॉन्सेप्ट्स पढ़ने वाले हैं जो लॉज ऑफ मोशन से रिलेटेड है। ठीक है, तो रेडी हो जाएंगे, लास्ट तक वीडियो को देखते रहना है। और अगर आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेंगे। साथ ही साथ अगर आप PDF चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, डेली हमारी क्लास होती है वीक में 5 डेज। ठीक है, 5 डेज जो होगी 2 PM क्लास होती है। मंडे ट्यूसडे जनरल स्टडीज की दीपक सर लेते हैं। वेडनेसडे को जनरल साइंस की मेरी क्लास होती है। थर्सडे को टेक्निकल में ARD बोटैनी जूलॉजी शामली मैम लेते हैं। फ्राइडे को अकाउंट्स आपको संतोष सर लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से वीक में 5 डेज आपकी 2 PM क्लास होती है। बढ़ते सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। अ क्रिकेट प्लेयर लोअर्स हिज हैंड्स व्हाइल कैचिंग अ फास्ट मूविंग बॉल। ठीक है, आपने देखा होगा क्रिकेट के मैच में जब भी कोई कैच आ रहा होता है तो क्रिकेट प्लेयर क्या करता है, अपने हैंड्स को पीछे करता है बॉल को कैच करने के लिए। ऐसा क्यों होता है? आज हम यहाँ पर नया कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले। मैं डायरेक्ट आपको पहले आंसर बता रही हूँ, फिर उसे हम एक्सप्लेनेशन के साथ समझेंगे कि जब क्रिकेट प्लेयर अपने हाथ को पीछे करता है, अपने हैंड्स को पीछे करता है बॉल को कैच करने के लिए, वहां पर इम्पैक्ट फोर्स कम होता है। वहां पर इम्पैक्ट फोर्स कम होता है, वो क्या है ये अभी समझेंगे। ठीक है, तो यहां पर हमें पढ़ना है इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। ये आपके लिए आज का न्यू कॉन्सेप्ट है। इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम क्या है? इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम कहता है कि इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम मतलब डेल P। ये किसके इक्वल रहता है? फोर्स इनटू टाइम। यानी कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा फोर्स कम होता जाएगा। दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है कह सकते हैं, या टाइम के साथ साथ फोर्स में क्या चेंज आ रहा है। तो यहाँ पर जब हाथ को पीछे कर रहे हैं तो टाइम इंक्रीज हो रहा है। टाइम इंक्रीज हो रहा है, किसके बीच का टाइम इंक्रीज हो रहा है? टाइम कैसे इंक्रीज हो रहा है? जब हैंड और बॉल के बीच में जो इम्पैक्ट आ रहा है, जो फोर्स आ रहा है, उसका टाइम इंक्रीज हो रहा है। तो टाइम इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इम्पैक्ट फोर्स कम हो रहा है। तो उसकी वजह से क्रिकेटर क्या करता है, प्लेयर क्या करते हैं, अपने हैंड को पीछे करते हैं अकॉर्डिंग टू इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। ये न्यू कॉन्सेप्ट है और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आपको याद रखना है कि यहाँ पर टाइम इंक्रीज हो रहा है लेकिन फोर्स जो है वो रिड्यूस हो रहा है। लेकिन जो मोमेंटम है वो कैसा है? कॉन्स्टेंट है। मोमेंटम क्या है? यहाँ पर कांस्टेंट है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये आपको ध्यान रखना है कि इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम हमें क्या कहता है? इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, जो किसके इक्वल है? फोर्स इनटू टाइम के। जैसे जैसे टाइम यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है इम्पैक्ट फोर्स कम होता जा रहा है, और जिसकी वजह से क्रिकेटर को कैच करने के लिए अपने हैंड को पीछे करना पड़ता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट न्यूटन्स लॉ इज करेक्ट? अब हमने जो पार्ट नंबर 1 में और पार्ट नंबर 2 में पढ़ा था उसका थोड़ा सा ये क्वेश्चन में रिवीजन भी हो जाएगा कि न्यूटन्स लॉ के बारे में यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। फर्स्ट लॉ जो है सेकेंड लॉ का स्पेशल केस है। कैसे है मैं अभी आपको बताऊंगी, लेकिन ये सही है। ठीक है, फर्स्ट लॉ हमारा क्या था? फर्स्ट लॉ हमारा क्या था कि इफ एनी बॉडी इज इन मोशन और इफ एनी बॉडी इज इन रेस्ट, इट विल रिमेन इन रेस्ट और इट विल रिमेन इन मोशन अनटिल एंड अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। तो या तो कोई बॉडी अगर मूविंग है, मोशन में है, या कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी जब तक हम कोई एक्सटर्नल फोर्स उसमें नहीं लगाते। ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ था, लॉ ऑफ इनर्शिया। थर्ड लॉ एक्सप्लेन्स इंटरैक्शन फोर्सेस बिटवीन बॉडीज। ठीक है, इंटरैक्शन फोर्सेस बिटवीन बॉडीज, बिल्कुल सही। सेकेंड लॉ इज यूज टू डिफाइन फोर्स क्वांटिटेटिवली। यहाँ पर सेकेंड लॉ से हमें फोर्स पता चलता है। सेकेंड लॉ हमें कहता है कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, यानी कि यहाँ पे हमें फोर्स की जो वैल्यू है, फोर्स को डिफाइन यहाँ पर किया जा रहा है सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग, यानी कि हमारा मोर देन वन ऑफ द अबव आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट 1 की बात करते हैं कि न्यूटन पहला लॉ, न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है वो स्पेशल केस कैसे है सेकेंड लॉ का। तो चलिए, जब भी अगर हमारा फोर्स जीरो है, यानी कि जब तक हम कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते, यानी कि फोर्स क्या है? जीरो है। फोर्स अगर जीरो रहेगा
तो एक्सीलरेशन भी क्या रहेगा, जीरो रहेगा। अगर बॉडी अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पर ही है, तो एक्सीलरेशन क्या है, जीरो है। ये क्या हो गया, न्यूटन के सेकेंड लॉ का स्पेशल केस हो गया कि व्हेन F इज इक्वल टू जीरो, F इज इक्वल टू जीरो, तो F इज इक्वल टू क्या होता है, m इंटू ए। तो अगर F जीरो है तो एक्सीलरेशन भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ जो है, न्यूटन के सेकेंड लॉ का स्पेशल केस है। कब, कौन सी कंडीशन पर, जब F इज इक्वल टू जीरो है। ये याद रखना है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं कि न्यूटन के सेकेंड लॉ का स्पेशल केस क्या है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ है। और कब है, जब फोर्स इज इक्वल टू जीरो है। जब फोर्स जीरो रहेगा तो एक्सेलरेशन भी जीरो हो जाएगा। सेकेंड स्टेटमेंट हमें क्या बोल रहा था कि न्यूटन का जो थर्ड लॉ है वो दो बॉडीज के बीच के इंटरेक्शन को बताता है। बिल्कुल सही बात है कि जो न्यूटन का थर्ड लॉ है वो क्या कहता है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो दो बॉडीज है, दो अलग अलग बॉडीज है, अगर यहां पर से कोई फोर्स लग रहा है ये भी क्या करेगी, इक्वल और अपोजिट फोर्स उस पर लगाएगी। तो दो बॉडीज के बीच का इंटरेक्शन हमें न्यूटन के थर्ड लॉ में पता चलता है। न्यूटन का सेकेंड लॉ, थर्ड स्टेटमेंट हमें क्या दिया है कि न्यूटन का सेकेंड लॉ हमें फोर्स के बारे में बता रहा है, F इज इक्वल टू एम है। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड में आते हैं। फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज अप्लाइड टू अ बॉडी और एक्सेलरेट्स एट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, व्हाट इज इट्स मास। अब हमें मास निकालना है। हमने पार्ट नंबर 1 में फॉर्मूला देखा था, पार्ट नंबर 2 में हमने फोर्स और एक्सीलरेशन निकाला था, पार्ट नंबर 3 में हम मास निकालने वाले हैं, लेकिन फॉर्मूला सेम है। जहां पर फोर्स, एक्सीलरेशन और मास की बात आती है, हम न्यूटन का सेकेंड लॉ लगाते हैं। न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या कहता है, F इज इक्वल टू एम ए, ठीक है। तो मास का क्या हो जाएगा, F अपॉन ए हो जाएगा। इतना मैथ्स आपको आता है कि जो यहाँ पर है वो इसके नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब फोर्स हमें कितना दिया हुआ है, 10 न्यूटन दिया है, एक्सेलरेशन हमें 2 दिया है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए हर एक बात पर आपको गौर करना है कि यहाँ पर एसआई यूनिट क्या है, फोर्स की एसआई यूनिट न्यूटन दी है और एक्सेलरेशन की एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ये भी याद रखना है। तो 10/2 हमारा क्या आ जाएगा, 5 kg हमारा आंसर हो जाएगा। तो जब 10 न्यूटन का फोर्स लगता है और एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का रहता है तो मास कितना आता है, 5 kg आता है। तो ये हमने देख लिया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस व्हाट हैपेंस टू अ मूविंग ऑब्जेक्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, कोई ऑब्जेक्ट मूविंग है और उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, फोर्स जीरो है, तब वो कंडीशन क्या होगी। चलिए, इट इवेंचुअली स्टॉप, वो अपने आप स्टॉप हो जाएगा क्या, नहीं। इट मूव्स इन कर्व्ड पाथ, क्या वो पहले सीधा जा रहा था और फोर्स नहीं लगाने से वो गोल घूम जाएगा क्या, नहीं घूमेगा। इट कंटिन्यूज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, ये हमारा न्यूटन का पहला लॉ कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूविंग है और उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो वो मूविंग ही रहेगा विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। ये न्यूटन का पहला लॉ था, ये आपको याद रखना है कि न्यूटन का पहला लॉ क्या बोलता है कि इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स या तो पुश होगा या पुल होगा, तो वहां पर वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। अगर कोई बॉडी मूविंग है तो मूविंग ही रहेगी, ठीक है। ये इसी को क्या कहते हैं, इनर्शिया ऑफ मोशन भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। व्हाट डज द एरिया अंडर अ फोर्स टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट। ये भी आपके लिए न्यू क्वेश्चन है, ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको पूछ रहा है कि आपके पास फोर्स और टाइम के बीच में ग्राफ है, उसके अंदर जो एरिया है, एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ, वो आपको क्या बताता है, मास, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, इंपल्स की नन ऑफ द अबव। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 में देखा था कि इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम, देखा था हमने। इसका मतलब क्या हो रहा है कि फोर्स और टाइम के बीच में अगर ग्राफ बनता है तो उसके अंदर का जो एरिया है वो किसके इक्वल रहता है, इंपल्स के इक्वल। अब मास के इक्वल नहीं रह सकता, मास में फोर्स और टाइम, फोर्स आता है टाइम नहीं आता। एक्सेलरेशन में फोर्स और मास आता है, ठीक है। अब मोमेंटम में वेलोसिटी और मास आता है, लेकिन इंपल्स में फोर्स इनटू टाइम आता है। ये आपको याद रखना है कि अगर फोर्स और टाइम के बीच के एरिया निकालते, एरिया कैसे निकालते, इंटीग्रल निकालना पड़ता है। इंटीग्रल निकालेंगे हम किसका, निकालेंगे फोर्स का।
इंटीग्रल किसका निकालेंगे, फोर्स का निकालेंगे विद चेंज इन टाइम। dt का मतलब होता है टाइम के रिस्पेक्ट में उसको इंटीग्रेट करना है। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, इम्पल्स। इम्पल्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जे से। इम्पल्स को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, जे से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो जब मैं f का इंटीग्रेशन निकालूंगी वो किसके इक्वल हो जाएगा, चेंज इन मोमेंटम के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है। आज हमने नया कॉन्सेप्ट पढ़ा है इम्पल्स का, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। अ टेबल क्लॉथ इज पुल्ड क्विकली फ्रॉम अंडर अ प्लेट विदाउट डिस्प्लेसिंग द प्लेट, दिस इज ड्यू टू। मान लीजिए एक टेबल पर, पहले टेबल क्लॉथ है, टेबल क्लॉथ के ऊपर प्लेट रखी है। आपने टेबल क्लॉथ को खींच लिया लेकिन प्लेट वहीं की वहीं है, प्लेट को कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, प्लेट थोड़ी सी भी नहीं सरकी है। ये किसकी वजह से हुआ है, न्यूटन के थर्ड लॉ की वजह से हुआ है। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। आपने अगर टेबल क्लॉथ को खींचा है तो क्या आपके ऊपर कोई रिएक्शन हुआ, क्या नहीं हुआ, न्यूटन का थर्ड लॉ नहीं आ रहा है। ग्रेविटेशनल पुल की वजह से हो रहा है कि ग्रेविटेशनल पुल का मतलब होता है नीचे गिरना, तो अर्थ ने नहीं खींचा है, हमने खींचा है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ये बिल्कुल सही बात है कि प्लेट जो थी पहले भी रेस्ट पे थी और टेबल क्लॉथ को हमने मोशन पर लाया है लेकिन प्लेट को मोशन में नहीं लाया है। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से, न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ की वजह से यहाँ पर प्लेट में कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। न्यूटन का पहला लॉ दो तरीके का होता है, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ रेस्ट। यहाँ पर क्या लग रहा है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट लग रहा है कि जो प्लेट थी वो पहले भी रेस्ट पर थी और अभी भी कैसी है, रेस्ट पर है। मोशन में कौन आया है, टेबल क्लॉथ आया है, टेबल क्लॉथ को हमने खींचा है। ठीक है, समझ में आया। और यहाँ पर साथ ही साथ यहाँ पर क्या लग रहा है, स्मॉल अमाउंट में फ्रिक्शनल फोर्स भी लग रहा है। द फ्रिक्शनल फोर्स इज बिटवीन क्लॉथ एंड द प्लेट एक्ट्स फॉर सच अ शॉर्ट टाइम। ठीक है, लेकिन यहाँ पर प्लेट पर जो इनर्शिया थी वो उससे ज्यादा थी और फ्रिक्शन फोर्स कम था। तो यहाँ पर जो ज्यादा था वो वाले फोर्स की वजह से प्लेट में डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ और यहाँ पर लग रहा है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, न्यूटन का फर्स्ट लॉ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आता है, पर्सन जंपिंग फ्रॉम अ हाइट बेंड्स हिज नीज ऑन लैंडिंग टू। आपने देखा होगा कि जब कोई पर्सन ऊपर से नीचे कूदता है तो अपने नीज को थोड़ा सा बेंड कर लेता है। ये किसकी वजह से होता है, इसके पीछे कारण क्या है, रिड्यूस टाइम ऑफ इम्पैक्ट, रिड्यूस फोर्स ऑफ इम्पैक्ट, इंक्रीज मोमेंटम की मोर देन वन ऑफ द अबव। आपको याद रखना है यहाँ पर दो चीजें काम कर रही है, मोर देन वन ऑफ द अबव। क्या क्या काम कर रही है वो देख लेते हैं। जब भी जो पर्सन जब जंप करता है, अपनी नीज को बेंड करता है, वहां पर लैंडिंग फोर्स जो है वहां पर बढ़ जाता है। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, रिड्यूस टाइम ऑफ इम्पैक्ट, रिड्यूस टाइम ऑफ इम्पैक्ट। अगर टाइम कम हो रहा है इसका मतलब फोर्स बढ़ रहा है। तो जब वो जंप कर रहा है तो जो लैंडिंग फोर्स है वो बढ़ जा रहा है और टाइम कम हो जा रहा है। ये अभी हमने इम्पल्स में पढ़ा था, यानी कि पहला स्टेटमेंट, पहला वाला ऑप्शन हमारा सही है। दूसरा क्या बोल रहा है, रिड्यूस फोर्स ऑफ इम्पैक्ट। अगर फोर्स ऑफ इम्पैक्ट कम हो रहा है, तो एवरेज फोर्स जो है वहां पर कम हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, फोर्स कम हो रहा है। बाय इंक्रीजिंग द इम्पैक्ट टाइम द एवरेज फोर्स इज देयर बाय रिड्यूस। अगर टाइम को कम कर दिया जाए तो वहां पर एवरेज फोर्स जो है वो टाइम को अगर बढ़ा दिया जाए तो एवरेज फोर्स जो है कम हो जाएगा। दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। देखिए पहले वाले में क्या लिखा है कि अगर टाइम ऑफ इम्पैक्ट को कम करेंगे तो फोर्स बढ़ जाएगा। सेकेंड वाले में बोल रहा है कि फोर्स को अगर कम करेंगे तो टाइम बढ़ जाएगा। इंक्रीज मोमेंटम यहाँ पर नहीं आ रहा है, मोमेंटम में इंक्रीज नहीं आ रहा है, मोमेंटम चेंज जो रहेगा वह कांस्टेंट रहेगा। मोमेंटम में कोई भी चेंज नहीं आएगा, मोमेंटम जो पहले था बाद में भी वही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जो डाउनवर्ड वेलोसिटी आ रही है, डाउनवर्ड वेलोसिटी जो थी वो कहाँ से थी, जीरो से थी। ठीक है, आपको याद रखना है। तो मोमेंटम में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, मोमेंटम वैसी का वैसी। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा गलत था, पहला और दूसरा सही है। आंसर हमारा मोर देन वन ऑफ द अबव हो जाएगा। मुझे लगता है नहीं समझ में आया, एक बार और समझाने की कोशिश करती हूँ। जब भी कोई पर्सन ऊपर से नीचे गिरता है, नीचे कूदता है, तो अपनी नीज को बेंड कर लेता है। वहां पर दो कंडीशन हो सकती है, या तो टाइम कम हो सकता है या तो फोर्स कम हो सकता है। अगर टाइम कम हो रहा है तो फोर्स बढ़ जाएगा इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम से, और अगर फोर्स कम हो रहा है तो टाइम बढ़ जाएगा इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम से। तो यहाँ पर दोनों ही कंडीशन हो सकती है।
आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब स्केलर और वेक्टर के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, ठीक है। तो अभी हम समझने वाले कि स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी क्या है। तो यहाँ पर पहले देख लेते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी क्या है। फोर्स, मास, स्पीड, डिस्टेंस की नन ऑफ द अबव फोर्स। फोर्स जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसे? वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। अब मैं पहले आपको स्केलर के बारे में बताती हूँ। स्केलर का मतलब होता है जिसमें केवल मैग्नीट्यूड है। स्केलर क्वांटिटीज वो होती है जिसमें मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है, मैग्नीट्यूड होता है। मान लीजिए आपकी कार की स्पीड बोल रहा है 2 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। आपको बोल रहा है 20 किलोमीटर पर आवर है आपकी कार की स्पीड, लेकिन आपको पता नहीं है कि कौन से डायरेक्शन में जाना है। आप जो भी डायरेक्शन में जा रहे, कार की स्पीड जो रहेगी 20 किलोमीटर पर आवर रहेगी, तो वहां पर डायरेक्शन नहीं आ रहा है, वहां पर केवल मैग्नीट्यूड आ रहा है 20 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड जो है वो हमारी क्या है? स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। लेकिन अगर फोर्स की बात करते हैं, ये ब्लॉक है, मान लो ये ब्लॉक है, मुझे इस ब्लॉक को इस डायरेक्शन में मूव करना है। ये ब्लॉक को मुझे उस डायरेक्शन, मैंने क्या कहा? डायरेक्शन। ये ब्लॉक है मेरे पास, उसे उस डायरेक्शन में मुझे मूव करना है। तो डायरेक्शन पता है और वहां पर फोर्स कितना लग रहा है? 2 न्यूटन का लग रहा है। 2 न्यूटन के फोर्स से मैं उस बॉक्स को उस डायरेक्शन में लिफ्ट कर पा रही हूँ। तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड आ रहा है 2 न्यूटन का और डायरेक्शन आ रहा है वेस्ट डायरेक्शन में। तो जब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों आते हैं तब उसे वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं, और जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड आता है, डायरेक्शन नहीं आता, उसे स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। तो यहाँ पर मास, डिस्टेंस और स्पीड तीनों में सिर्फ मैग्नीट्यूड है। अब जैसे मास की बात करते हैं, मास आपका वजन जो है, आप अगर कहेंगे मेरा 50 केजी मास है, आपका जो वजन है 50 केजी है। अब आप कैसे बोलेंगे? क्या ऊपर से 50 केजी है, नीचे से 50 केजी है, इधर से है कि इधर से? आपको नहीं मालूम आप कहाँ से मोटे हो रहे हैं। तो मास जो है उसमें केवल मैग्नीट्यूड है 50 केजी का, लेकिन नहीं पता है आप मोटे हो रहे हैं तो कहाँ से मोटे हो रहे हैं, आगे से हो रहे हैं, पीछे से हो रहे हैं, नहीं मालूम है, डायरेक्शन नहीं पता। तो मास जो है वो क्या है? स्केलर क्वांटिटी। वैसे ही अगर डिस्टेंस की बात करते हैं, मैं ए और बी के बीच में डिस्टेंस बता रही हूँ 10 मीटर का है, ठीक है, लेकिन मुझे इसमें डायरेक्शन नहीं पता है, सिर्फ मैंने कहा डिस्टेंस जो है ए और बी के बीच का 10 मीटर है। चाहे इधर से डिस्टेंस ले लो, चाहे इधर से डिस्टेंस ले लो, दोनों तरफ से 10 मीटर ही आएगा। तो डायरेक्शन नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड है, तो उसे स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। और फोर्स हमारी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो आपके लिए एक होमवर्क है, आपको बताना है कि जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, ये स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। द एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स एक्ट ऑन। आपको बताना है जो न्यूटन का थर्ड लॉ था, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो एक्शन और रिएक्शन सेम बॉडी में होता है कि डिफरेंट बॉडी में होता है? तो आपको याद रखना है डिफरेंट बॉडी में होता है, ठीक है, हमेशा डिफरेंट बॉडी में एक्ट करता है। सेम बॉडी में रिएक्शन और एक्शन कैसे हो सकता है? तो डिफरेंट बॉडीज में काम करता है। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है कि जब भी ए एक्सर्ट करता है फोर्स, ए जो बॉडी है उसने फोर्स लगाया, तो वहां से बी वाली बॉडी भी इक्वल और अपोजिट फोर्स लगाएगी। इसका मतलब एक्शन और रिएक्शन डिफरेंट बॉडीज में होता है, सेम बॉडीज में नहीं होता, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। What will happen to acceleration if the force is double and mass is constant? ऐसे वाले क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब फोर्स डबल हो रहा है, मास डबल हो रहा है, एक्सेलरेशन डबल हो रहा है, ऐसा कुछ भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। चलिए सिंपल वे में समझते हैं। सबसे पहले आपको फोर्स का फॉर्मूला लिख लेना है, मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। अब ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1, क्लियर है। अब नया फोर्स आपको क्या बोल रहा है? जब फोर्स डबल हो रहा है तो मास जो है कांस्टेंट है। फोर्स को मैंने क्या कर दिया? डबल कर दिया। नए वाले फोर्स को मैंने डबल कर दिया, मास जो है कांस्टेंट है। आपको बताना है कि एक्सेलरेशन कितना रहेगा, ये आपको बताना है, ठीक है। तो यहां से पहले एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल लेते हैं। इक्वेशन नंबर 1 से एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालेंगे तो F/m आएगी। यहां से एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालेंगे तो 2F/m आ रही है।
ये F अपॉन m किसकी वैल्यू है? ओल्ड वाले एक्सीलरेशन की। इसका मतलब हमारा जो नया वाला एक्सीलरेशन है, नया वाला जो एक्सीलरेशन है वो पुराने वाले एक्सीलरेशन के डबल हो गया है। डबल हो गया है, आंसर क्या हो जाएगा? 8 डबल। समझ में आया? ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे। फिर से एक बार समझते हैं कि ये कैसे डबल हो रहा है। मान लीजिए आपका न्यूटन्स सेकेंड लॉ बोलता है F इज इक्वल टू एम ए, तो यहाँ से ए ओल्ड की वैल्यू निकाल लेना। पुराना एक्सेलरेशन आपका है F अपॉन एम, ठीक है। अब नया फोर्स जो है वो डबल हो जा रहा है, नया फोर्स डबल हो जा रहा है तो 2F लिखना पड़ेगा, m और a न्यू की वैल्यू क्या आ रही है? a न्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2F अपॉन m आ जाएगी। ये F अपॉन m, ये F अपॉन m किसके इक्वल है? a ओल्ड के इक्वल है। F अपॉन m किसके इक्वल है? a ओल्ड के इक्वल है। तो F अपॉन m की जगह हम a ओल्ड भी लिख सकते हैं। तो जो न्यू वाला एक्सीलरेशन था वो ओल्ड वाले एक्सीलरेशन के क्या हो गया है? डबल हो गया है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगर कई बार आपको बोल देगा कि मास डबल हो जाएगा तो एक्सेलरेशन में क्या चेंज आएगा, अगर फोर्स डबल हो गया, एक्सेलरेशन डबल हो जाएगा तो फोर्स में क्या चेंज आएगा, ऐसा उल्टा करके कैसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपको सबकी प्रैक्टिस करके रखना है। मैंने आपको एक क्वेश्चन ऐसा बता दिया, ऐसे ही निकलेगा। आपको पहले ओल्ड वाला निकालना पड़ेगा, उसके बाद न्यू वाला निकालना पड़ेगा। जो भी बोल रहा है, मास बोलेगा तो हम मास के लिए निकालते थे, फोर्स बोलेगा तो फोर्स के लिए निकालना है। आपको सेम प्रोसीजर अपनाना है, लेकिन क्वेश्चन चेंज हो सकता है, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के 10 क्वेश्चन। तो आपने अगर अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट सब्सक्राइब कर लेंगे। साथ ही साथ आपको टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। नेक्स्ट टॉपिक न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पूरा खत्म हो गया है। तब अब हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू, बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।